आज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, 1 सेकेंड। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज एप्रिसिएबल एट। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो कब होगा? तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन किस केस में होगा? जब लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा उस केस में। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जब गैस एड्जॉर्ब होती है किसी भी सॉलिड के ऊपर, तो उसे कहेंगे जनरली हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कब होगा? जब टेम्परेचर है जो कम होगा, उस केस में फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का रेट होता है, इसमें देखो, पहला है डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जो फिजिकल का मैंने अभी आपको कहा कि गैस एड्जॉर्ब होती है, तो गैस जब एड्जॉर्ब होगी किसमें? सॉलिड में। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन ज्यादा कब होगा? जब आपने प्रेशर को बढ़ाया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है इज इंडिपेंडेंट एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के लिए हमने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा? फ्रेंडलिक वाला था, UNDLICH, ये था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है वो जब हम हाई प्रेशर करेंगे तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। जब हाई प्रेशर करते हैं हम लोग, तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जब एड्जॉर्प्शन होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, वो हाई प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट इस लॉ के अकॉर्डिंग सही है। थर्ड वन है इज मैक्सिमम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये गलत है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता जाता है। और फोर्थ है ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। देखो, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो, लेकिन ऑलवेज है जो, उसमें हम कह नहीं सकते, क्योंकि कई बार एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब सही है, लेकिन 100% हम इसे सही नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसमें सेकेंड वन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इन चारों का, वो है सेकेंड वाला, जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में दिया हुआ था। ठीक है, कि ये आपको आइसोथर्म अगर याद होगा तो उसमें फ्रेंडलिक ने 3 टेम्परेचर प्रेशर के बेस पे दिया था। पहला जो था उसने कहा था अगर लो प्रेशर होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। जितना प्रेशर ज्यादा दोगे उतना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर मॉडरेट या मीडियम प्रेशर रखा हमने, ठीक है, मॉडरेट या मीडियम प्रेशर रखा, तो x/m होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, इसकी पावर 1/n के। ठीक है, अगर आपने प्रेशर को मॉडरेट रखा है तो मीडियम रखा है, और अगर आपने हाई प्रेशर रखा है तो उस केस में क्या होगा? जो x/m होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 0, और p की पावर 0 का मतलब 1। तो ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, हाई प्रेशर पे। इसीलिए जो सेकंड वाला है इन चारों में से वो सबसे सही आंसर है, 100% वाला। उसके बाद ये दोनों समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ, श्रुति, अंबिका। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट में है कि जो फिजिकल सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमी एड्जॉर्प्शन, ये पहला पोर्शन था जो हमने पढ़ा था, केमी एड्जॉर्प्शन। तो केमी एड्जॉर्प्शन होता है जो, वो इरिवर्सिबल होता है, बिल्कुल सही है, इरिवर्सिबल होता है। लेकिन उसमें जो हीट निकलती है वो ज्यादा हीट निकलती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। तो जितना एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हीट निकलेगी, ये ध्यान रखना हर हमेशा।
कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसका मतलब उससे कम हीट निकलेगी। तो 40 जूल है जो 20 to 40 जूल किलो जूल हीट निकलती है जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, यानी जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जब ज्यादा होता है तो लगभग 90 से 120 किलो जूल तक होता है। यानी ये वाला क्वेश्चन है जो इसमें ये इसके करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। थर्ड है स्पेसिफिक होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो ये हाईली स्पेसिफिक है। और फोर्थ है कि एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, तो बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। इसमें दोनों इंक्रीज होंगे, ध्यान रखना। सरफेस एरिया के केस में फिजिकल और केमिकल दोनों के दोनों जो एड्जॉर्प्शन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, इतना ध्यान रखना हम लोगों ने, ठीक है। कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में या फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन में दोनों बढ़ेंगे अगर सरफेस एरिया हमने बढ़ाया तो इसीलिए इसमें से जो रॉन्ग है वो थर्ड वन है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसे याद करना है, देखो इसी के साथ कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स भी आ गई है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इरिवर्सिबल है, और इससे हीट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन होता है हाई होता है, स्पेसिफिक होता है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे याद भी करते चले जाना साथ साथ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, पहला फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा फिजिकल एड्जॉर्प्शन इन्वॉल्व वंडरवॉल फोर्स, मैंने कहा था अभी, फिजिकल में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्बेट, ये भी बिल्कुल सही है कि प्रेशर बढ़ाएंगे, अभी मैंने कहा फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सीधी सी बात है चौथा रॉन्ग होगा। और वैसे भी देखो हाई एक्टिवेशन एनर्जीज इन्वॉल्व, तो फिजिकल के लिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल किसी भी केस में हो सकता है। केवल केमिकल के लिए क्या होता है, आ, उसकी जरूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिवेशन का मतलब होता है जो एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर आपस में कोलाइड करने के लिए जिससे प्रोडक्ट बन सके, तो उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन चारकोल इंक्रीजेस विद, अब देखो गैस किसी सब्सटेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कौन सी प्रोसेस हो गई, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो गया। ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा होता है। अब इंक्रीज विद, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और प्रेशर भी बढ़ाऊंगा तो क्या फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब मैं आपसे भी पूछने स्टार्ट करूंगा यहाँ से आगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाओ। जितना आप लोग अपना दिमाग लगाओगे उतना आपको आएगी चीज। ये रूल होता है कि जितना हम लोग अपना माइंड का यूज करेंगे उतना हमें आएगी चीजें। तो इसका बताओ आंसर क्या हो सकता है। 5 का हमने कल भी डिस्कस किया था, ये अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन चारकोल इंक्रीजेस विद, टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर कम हो जाएगा। थर्ड है प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा, या नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। अभी हम इसमें डिस्कस कर ही रहे थे, फिजिकल है तो फिजिकल में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो उस केस में फिजिकल एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हुआ आपका वो कौन सा था, थर्ड वाला। अब इसके बाद आता है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो ये लैंगमर एड्जॉर्प्शन है, ये हटा दिया गया है आपके कोर्स से, सीबीएसई में नहीं है ये, लेकिन ये सही है कि हाईली स्पेसिफिक होता है, ये स्टेटमेंट सही है। अब इन तीनों में से बताना आपने, वेंडरवॉल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, वेंडरवॉल का मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या रिवर्सिबल होता है। और थर्ड है बोथ वन एंड सेकंड इज एक्सोथर्मिक, और लास्ट है ऑल आर करेक्ट। इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि फर्स्ट तो ये मान के चलो ये एक्सोथर्मिक है ही है,
और ये स्पेसिफिक भी है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए, रिप्लाई करो जरा मुझे। और एक मिनट, तो रिप्लाई करके मुझे बताओ कि आपने क्या आंसर क्लिक किया है। हाँ, श्रुति राइट आंसर है। इसके अलावा देखो इसमें ऑल है, 6 में दोनों हैं, मतलब ऑल आर करेक्ट। लैंगमर का तो मैंने आपको कह दिया, स्पेसिफिक होता है और एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, फिजिकल फिजिकल में भी मैंने आपको कहा था कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है ऑलवेज। ये क्वेश्चन आया भी था, मैंने कहा था आपको कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब उससे हीट निकलेगी बाहर ऑलवेज। जब भी आप क्या करोगे, जैसे ये एड्जॉर्बेंट है और इसके ऊपर से कोई गैस आएगी, तो गैस कब इसके ऊपर एड्जॉर्ब होगी, जब ये अपनी हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है इस समय, तो ये एड्जॉर्ब हो नहीं सकती है। तो ये क्या करेगी, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी पहले। जैसे एनर्जी को रिलीज करेगी तब जाके ये इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो सकती है। तो इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और हम रीजन क्या देते हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब जहां पे भी ध्यान रखना पूरी केमिस्ट्री में, अगर कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो इसका मतलब वहां पे हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, ऑटोमेटिक है। और अगर आएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन तो हीट वहां पे एब्जॉर्ब होगी। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो याद रखने पड़ते हैं हम लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एड्जॉर्प्शन कब होगा, किस केस में एड्जॉर्प्शन होगा। ये भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको फिर भी बता देता हूं। देखो, पहला होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब सपोज करो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसके पास है, गैस के पास, तो उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तो एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस से, कौन कितना रैंडमनेस ज्यादा है उतना क्या होगा, वो उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इसे दिखाते हैं डेल एस से। तो अगर एड्जॉर्प्शन हुआ तो क्या एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसमें लिखा है डिक्रीज, तो क्या सही लिखा है ये, अब मुझे बताओ जरा। अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो एंट्रोपी है जो वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। हाँ सही कहा श्रुति, यामिनी। तो इसमें डिक्रीज होगी, ध्यान रखना। कैसे होगी डिक्रीज, क्योंकि गैस पहले दूर दूर थी, देखो तो रैंडमनेस था, ये कहीं भी घूम रही थी, तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा था। अब हमने उसे एक सामने बैठा दिया कि यहां से उठोगे नहीं बिल्कुल भी, तो क्या हुआ, उसकी रैंडमनेस खत्म हो गई। ठीक है, तो रैंडमनेस खत्म हो गई यानी एंट्रोपी कम हो गई, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड है डिक्रीज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब हीट है, तो क्या हीट सिस्टम की कम हो जाएगी, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक है यानी हीट रिलीज होगी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, तो 7 का आंसर है ऑल ऑफ दीज। और मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ थर्ड वन का। थर्ड वन में क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसके लिए होता है फॉर्मूला डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब मुझे ये नेगेटिव चाहिए, कोई भी चीज नेगेटिव होगी तभी डेल जी नेगेटिव होगा, तभी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो अभी हमने कहा ये एक्सोथर्मिक है तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अब जो टी डेल एस है इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्योंकि डेल एस भी नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज का मतलब ये डेल एस नेगेटिव हो रहा है, तो इस केस में डेल एस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए टी डेल एस से। ये तो खैर थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स है, ये आप में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक मिनट, ये गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ग्राफ खींचा गया है। इसको केवल स्टेटमेंट बताना क्योंकि क्वेश्चन आंसर आंसर आता नहीं है आपके पास। आपको एक ग्राफ खींचा गया, इसमें है लॉग एक्स अपॉन एम और यहाँ पे है लॉग पी।
इसके बीच में हमने ग्राफ खींचा तो आपको बताया था कि वो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक के बेस पे ऐसा ग्राफ आता है। इसमें आपको फॉर्मूला बताया था किस बेस पे होता है, देखो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन m, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक से। अब इसमें प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k p की पावर 1 अपॉन n। अब इसमें लॉग लेते हैं तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, देखो लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n। अब ये दोनों अलग अलग होंगे तो क्या होगा, लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p आ जाएगा। ये इसके बीच में रिलेशनशिप होता है, तो इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वो कह रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि ये वैल्यू आपको निकालनी है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। बाकी उसने सारी वैल्यू दी है आपको, प्रेशर दिया हुआ है, और ये क्या होता है, ये स्लोप होता है, तो स्लोप आपको दिया हुआ है उसने, और ये इंटरसेप्ट होता है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो सारी वैल्यू गिवन है, आपको केवल क्या निकालना है, x अपॉन m। तो क्वेश्चन आंसर निकालना है आपको, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो ये है, जॉब्सन। जॉब्सन का मतलब होता है जिसमें एडजॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, यानी बोथ टेक प्लेस। ये देखो, इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कैसे होता है। 1 सेकेंड, इसका डायग्राम से बताता हूँ। देखो इसमें क्या होगा कि जो एडजॉर्प्शन होता है आपके पास, ये देखो, ये आपको अगर स्क्रीन में मेरे दिख रहा होगा तो इसमें देखो कि ये एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन का मतलब जब कंसंट्रेशन सरफेस में ज्यादा होगी तो उसे कहेंगे एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जब उसके बल्क में अंदर क्या हुआ, ज्यादा हो गया, तो उसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन। और जब सॉर्प्शन का मतलब इसमें बाहर भी है और अंदर भी है, यानी दोनों जगह पे क्या हुआ, सब्सटेंस डिसॉल्व हो गया। बल्क में भी अंदर, बल्क का मतलब अंदर भी हो गया और सरफेस में भी है, यानी दोनों जगह पे क्या है, कंसंट्रेशन है, तो उसे कहते हैं जॉब्सन। तो जॉब्सन का मतलब जहां पे दोनों चीजें होती है, एडजॉर्प्शन भी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। एडजॉर्प्शन का मतलब सरफेस में केवल, एब्जॉर्प्शन का मतलब जब ओवरऑल बल्क में, और जॉब्सन का मतलब जब दोनों होंगे, अंदर और बाहर, यानी कि बल्क में भी हो गया और सरफेस में भी हो गया, उसे कहते हैं जॉब्सन। क्लियर हुआ ये अब जॉब्सन का? आगे मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा, उसको 3D में भी दिखाऊंगा। जैसे हम रिवीजन में आएंगे तो आपको मैं इसे 3D में दिखाऊंगा, जो जो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो उसको हम आपको डायग्राम से दिखाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, एक बार खुद ट्राई करके देखो, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस H2CH4 CO2 एंड NH3 एडजॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल, 1 ग्राम चारकोल से डिसॉल्व होगा तो कौन सबसे ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन किसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे इससे कि एडजॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था, एक चीज बताई थी आपको मैंने, वो क्या थी, लिक्विफेबल गैस के लिए हम क्या देखते हैं, लिक्विफेबल गैस, जो जितनी ज्यादा लिक्विफेबल होगी, यानी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब जिस टेम्परेचर के अबव क्या होता है, कोई भी गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती है, वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हाईली लिक्विफेबल होना चाहिए, या फिर पोलैरिटी होनी चाहिए। तो इसमें से देखो पोलर कौन है, अमोनिया सबसे ज्यादा पोलर है, ध्यान रखना। तो अमोनिया सबसे ज्यादा एडजॉर्ब होगा, क्योंकि अमोनिया का पोलर नेचर है, कैसे है, N है, H है, H है। तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें प्लस होगा, तो उसे कहते हैं पोलैरिटी होना। तो जिस गैस की पोलैरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा लिक्विफेबल होगा, तो अमोनिया होता है। उसके बाद फिर हम मोलर मास देख लेते हैं, CO2 CH4 H2। तो
इस तरीके से ये वाला सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो ज्यादा लिक्विफेबल कौन है? जो ज्यादा एडजॉर्ब होगा। एडजॉर्ब के लिए हम पोलैरिटी चेक करेंगे, ज्यादा पोलैरिटी हुई या ज्यादा लिक्विफेबल होगा तो ज्यादा एडजॉर्ब होगा। बाकी के लिए मास देख लेंगे, जैसे CO2 का मास, CH4 का मास, H2O का मास। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ मुझे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अभी हमने कहा था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड सरफेस, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? पहला है नेचर ऑफ गैस, दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर और फोर्थ है ऑल। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? हाँ, श्रुति राइट आंसर है। और इसके अलावा ट्राई करके बताओ मुझे। यामिनी राइट आंसर। ठीक है, तो इसको क्या करना है हम लोगों ने कि ट्राई करना है क्वेश्चन आंसर को। तो इसमें से जो क्वेश्चन है इसका फोर्थ है, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है ये नेचर पे भी करता है। अभी मैंने कहा आपको नेचर का मतलब जितनी लिक्विफेबल गैस ज्यादा होगी, लिक्विफेबल मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगी, तो लिक्विफेबल गैस ज्यादा होगी उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। इसे याद करना है साथ साथ। देखो, लिक्विफेबल गैस जितनी ज्यादा हुई उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, प्रेशर जितना ज्यादा लगाएंगे उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तब एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो कम ज्यादा नहीं कह रहा, वो कह रहा है किस पे है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर कम होना चाहिए, यानी सब पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑल। अब 12th का आंसर, ये कल भी हमने किया था, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, तो इसमें कौन सा होगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन अंडर हाई प्रेशर, या फिजिकल एडजॉर्प्शन अंडर लो प्रेशर, या केमिकल एडजॉर्प्शन, या ऑल? मल्टी लेयर कौन बनाता है? तो मल्टी लेयर कौन बनाएगा? इसका आंसर क्या होगा? ओके, चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, श्रुति ने सही बताया है। और इसके अलावा इसका आंसर है, देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन अंडर हाई प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना क्या होगा? मल्टी लेयर ज्यादा बनेगी। मल्टी लेयर का मतलब बहुत सारी लेयर बनती जाएगी। जैसे ये है, गैस की लेयर बनती जाएगी इसके ऊपर से, जैसे एक लेयर ये बन गई गैस की, आपने ऊपर से यहाँ से प्रेशर कर दिया, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया इसको, तो क्या होगा? जैसे आप प्रेशर ज्यादा दोगे यहाँ पे लेयर्स ज्यादा बननी स्टार्ट हो जाएगी। पहले एक लेयर बनी थी, फिर इसके ऊपर से दूसरी लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी, तीसरी लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतनी क्या होगा? उतना गैस का जो लेयर है इस पे ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए अंडर हाई प्रेशर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो होगा ही, लेकिन हाई प्रेशर में, लो प्रेशर में होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट वन इज 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन का आंसर जरा सोचो, मुझे बताओ। 13 क्वेश्चन में पढ़ो एक बार, ये ले आया मैं स्क्रीन में। 13 क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस इज बेटर एड्सॉर्बेंट इन इट्स फाइनली पाउडर्ड। अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को, पहले ये सब्सटेंस है एक, और अब मैंने इसके छोटे 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 टुकड़े बना दिए, तो कह रहा है कि जो छोटा टुकड़ा होता है यानी फाइनली डिवाइडेड या पाउडर फॉर्म में होता है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब आपको ये बताना है क्यों होता है ये। ठीक है, एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्यों होता है, उसका आंसर जरा आप बता सकते हो मुझे? तो ट्राई करके देखो। हाँ, यामिनी, श्रुति, वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा, देखो कि जो 13th वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। देखो, पहला क्या कह रहा है ये कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्सोथर्मिक से इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, इन द पाउडर स्टेट एडजॉर्बेंट बिकम इनर्ट एंड डज नॉट रिएक्ट विद एडजॉर्बेंट। अगर एडजॉर्बेंट से रिएक्शन नहीं करेगा तो इफेक्टिव काहे का हो गया वो कहाँ से एडजॉर्प्शन करेगा? तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए। इनर्ट का मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा है, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, क्यों सही है?
क्योंकि जब आप इसको लोगे सॉलिड को और जब इसके पाउडर फॉर्म में करोगे तो क्या होगा, पाउडर फॉर्म होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए तो सरफेस केमिस्ट्री है। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। आप एक काम करो, एक चौक लो और एक चौक से पाउडर बना दो, अब इसे पानी में डालो, कौन जल्दी घुलेगा बताओ। अगर आपने एक चौक लिया, ठीक है, चौक का टुकड़ा ले लिया एक, और दूसरा आपने पाउडर फॉर्म में ले लिया चौक को और पानी में डाल दिया, तो जल्दी कौन घुलेगा इनमें से, पाउडर वाला या चौक? ठीक है, तो आप किसको देखोगे कौन जल्दी घुल जाएगा, पाउडर या चौक? पाउडर फॉर्म, वेरी गुड श्रुति। तो पाउडर फॉर्म अगर ये घुलता है इसका, हाँ यामिनी राइट आंसर है। तो पाउडर फॉर्म घुलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाउडर यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ध्यान रखना, इसीलिए हम सरफेस फिनोमिना में पढ़ते हैं इसे। तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो जैसे आप डालोगे तुरंत घुल जाएगा, और चौक को डालोगे तो घुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक सिर्फ सरफेस फिनोमिना, इसीलिए। चौथा क्या कहता है देखो, एडजॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विद द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेंट। वेरी करता है, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, पाउडर फॉर्म से क्या हुआ, तो पाउडर फॉर्म के लिए हम क्या कहेंगे, सरफेस फिनोमिना की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई भी चीज अगर आप लेते हो और उसका पाउडर फॉर्म लोगे तो हर हमेशा क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, which of the following process will be observed when a chalk stick is dipped in the solution of ink? अब देखो ध्यान से देखना, इससे ये सॉल्यूशन रख दिया मैंने इंक का और इसमें मैंने चौक लगा दी व्हाइट की, ठीक है, ये व्हाइट चौक रख दी मैंने इसके ऊपर से। अब ये बताओ कि इसमें कौन सी फिनोमिना होगी, अभी मैंने आपको दोनों फिनोमिना को प्रैक्टिकली दिखाया था उसमें। अब आप चौक को डिप करके देखो और बताओ मुझे कि कौन सा होगा, एडजॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या डिजॉर्प्शन होगा या दोनों होंगे? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होंगे। सोचो जरा, दिमाग लगाओ और मुझे आंसर बताओ इसका। 1 2 3 4। हाँ श्रुति, वेरी गुड, राइट आंसर है। इसके अलावा यामिनी, अंबिका? इसका आंसर है बोथ, क्योंकि जैसे आप देखो डिप करते हो चौक को, तो ऑब्वियस बात है कि जैसे आपने चौक की, चौक है सपोज करो, तो जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स कहाँ है, इसके सरफेस में भी चले जाएंगे और इसके अंदर भी घुस जाएंगे। अभी मैंने कहा था ना, दोनों प्रोसेस में आपको दिखाया था कि जैसे आपने चौक को क्या किया, इस सॉल्यूशन में डालोगे, इंक में डालोगे, ये इंक सरफेस के बाहर चली गई तो हो गई एडजॉर्प्शन, और उसके अंदर भी घुस जाएगी, देखना आप, तो अंदर भी घुस गई तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यानी दोनों की दोनों प्रोसेस हो सकती है, तो बोथ 1 एंड 2। ठीक है, एडजॉर्प्शन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। एडजॉर्प्शन क्यों है, क्योंकि सरफेस में चले गए, वो तो दिख ही रहा आपको, ब्लैक कलर सरफेस में आ गया। एब्जॉर्प्शन क्यों है, क्योंकि वो अंदर भी घुस गया बीच में, आप देखोगे तो इसके बीच से ये अंदर भी, इसको काट के देखो यहाँ से तो आपको दिखेगा इसमें बीच में भी ये इंक अंदर घुस चुकी है, यानी दोनों प्रोसेस इसमें हो रही है। तो आपका ये फर्स्ट पोर्शन खत्म हो जाता है इसमें। अब हम आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं इसकी। तो अब है कोलाइडल की, अब कोलाइडल में चेक करते हैं आपका कितना नॉलेज है। कोलाइडल क्वेश्चन का फर्स्ट है कि द नंबर ऑफ फेज, कितने फेज होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। हमने कहा था जब स्टार्ट किया था, कोलाइडल सॉल्यूशन में कितने फेज हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं, उसी को यहाँ पे कह दिया इसने। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ राइट श्रुति, वेरी गुड। तो इसका आंसर है 2। ठीक है, एक होता है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, या फिर सॉलिड लिक्विड में कह सकते हैं। अब है बटर, ये वाला मैंने बताया नहीं आपको, ये इमल्सन में आता है बटर। इमल्सन किसे कहते हैं, इमल्सन का मतलब होता है जब कोई लिक्विड किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, उसे कहते हैं इमल्सन। ठीक है, जैसे मैंने कहा मिल्क, तो मिल्क एक इमल्सन होता है, इसमें फैट होता है और वाटर होता है। ठीक है, तो फैट की क्वांटिटी कम होती है तो इसे कहेंगे डिस्पर्स फेज, और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसे कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम।
ठीक है। तो डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होता है और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है, उसे कहते हैं फैट, सॉरी इमल्सन। ठीक है। तो ऐसे बटर भी क्या होता है, इमल्सन होता है। ठीक है, बटर भी इमल्सन होता है। और बटर में क्या क्या चीजें होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बटर में जनरली होता है फैट और वाटर। ठीक है। तो अब मुझे आपने बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इतना भी आपको हिंट दे दिया मैंने। अब इसमें से बताओ कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। हाँ, अंबिका, वेरी गुड, बहुत सही आंसर होता है आपने। और श्रुति, यामिनी, आप बताओ। इसका आंसर है थर्ड वन। देखो बटर में क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, वाटर डिस्पर्स फेज होगा। और फैट होता है डिस्पर्सन मीडियम, फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, देखो वाटर डिस्पर्स इन फैट। ठीक है, और मिल्क में क्या था, इसका उल्टा था। मिल्क ये वाला था, फैट इज डिस्पर्स इन वाटर, ये मिल्क के लिए है। और ये है आपका वाटर इज डिस्पर्स इन फैट है बटर के लिए, क्योंकि बटर में फैट ज्यादा होता है, पानी की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बटर आपको सॉलिड स्टेट में दिखेगा। ठीक है, तो बटर एग्जांपल है किसका। तो इमल्सन को हमने क्या किया था, दो टाइप्स में डिवाइड किया था। देखो इमल्सन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, इसको OW कर देते हैं, ऑयल इन वाटर। और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। ठीक है, यानी W/O। तो वाटर, ऑयल इन वाटर में क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाता है, यानी फैट की क्वांटिटी कम होती है, वाटर ज्यादा होगा। तो जिसमें वाटर ज्यादा होगा और एक में ऑयल ज्यादा होगा, इसका एग्जांपल है बटर का। ठीक है, बटर में क्या होगा, ऑयल ज्यादा ज्यादा होता है, वाटर कम हो जाता है। तो इमल्सन के दो टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना, एक है ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो O/W, O/W मतलब ऑयल इन वाटर, तो वाटर ज्यादा होगा ऑयल कम होगा। और दूसरा W/O मतलब वाटर कम होगा और ऑयल ज्यादा होगा। तो इसमें से ये है थर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17। देखो लायोफोबिक कोलाइड आर क्या होते, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वाटर लविंग या फिर सॉल्वेंट लविंग, कौन सा इसमें से सही आंसर है। यामिनी, ओके, और इसके अलावा अंबिका, राइट आंसर है। श्रुति, इसका आंसर देखो लायो, अच्छा लायोफिल, हाँ लायोफोबिक है। तो लायोफोबिक क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, लायोफोबिक कैसा होता है, इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, रिवर्सिबल जो होता है वो होता है लायोफिलिक, लायोफिलिक रिवर्सिबल होता है और लायोफोबिक इरिवर्सिबल होता है। और लायोफिलिक क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग, फिलिक का मतलब लविंग, ध्यान रखना, फिलिक आ गया वर्ड, फिलिक मींस लविंग या अट्रैक्टिंग। तो अट्रैक्टिंग कौन होगा, फिलिक वाला। तो लायोफिलिक वाटर लविंग या सॉल्वेंट लविंग कौन सा होगा, लायोफिलिक। ठीक है, लायोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, तो हेट करना, तो ये हेट करता है, यानी वाटर हेटिंग हो जाएगा, रिपेलिंग हो जाएगा, लायोफोबिक। ठीक है, तो इसका मतलब आ, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें तभी देखो इससे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे उससे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। देखो व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेटेड है, FeOS का होल ट्वाइस, इसे ध्यान से देखते जाओ। ये आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड बना दिया। ठीक है, इज बॉइल्ड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl। जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, डाइल्यूट HCl डाला, क्या होगा इससे, इससे बनेगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, सॉल इज फॉर्म्ड, यानी कोलाइडल सॉल बन गया। सॉल का मतलब ध्यान रखना, कोलाइडल सब्सटेंस को ही हम सॉल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है सॉल, यानी कोलाइडल बन गया। ये सॉल बनने का मतलब क्या हुआ, कोलाइडल चीज बन गई। और पहले क्या था, ये PPT था। अब बताओ PPT से और कोलाइडल सब्सटेंस बनने की जो प्रोसेस होती है, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, उसे कौन सी प्रोसेस कहते हैं। पहला है डायलिसिस, दूसरा पेप्टाइजेशन, थर्ड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या
इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, कौन सा आंसर सही है? ये तो बहुत आसान सा है, ये मैंने कहा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, श्रुति राइट आंसर है। और ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर का ही, कि आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ये पेप्टाइजेशन यानी सेकंड आंसर है, ये ध्यान रखना, पेप्टाइजेशन। ये बहुत बार इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एग्जाम में आपके बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और या इसके बेस पे या यही इसके बेस पे, दोनों इक्वली पूछे हुए। अब इसके बाद देखो, एक रूल बताया था आपको मैंने, तो ये है ग्रेटर द वैलेंसी, जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी उतना कॉगुलेटिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी दिया था, तो बताओ किस साइंटिस्ट ने इसे बताया था, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था, केमिस्ट था जिसने इसको बताया था? हार्डी सुलजे रूल था, या ग्राहम रूल था, या कौशल लेविस रूल था, या फेराडे रूल था? इन चारों में से कौन सा था जिसने बताया कि वैलेंसी अगर ज्यादा होगी तो कॉगुलेटिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी? ये कौन सा रूल है? किसने ये रूल दिया था? ग्रेटर द वैलेंसी हायर इज द कॉगुलेटिंग पावर, या फ्लोकुलेशन पावर ऑफ आयन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। जब मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, Na कोई भी अगर नेगेटिव सॉल्व होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चीज को मिलाते हैं। तो जैसे मैंने पॉजिटिव मिलाया Na, दूसरा Mg, तीसरा Al, तो जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है या जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेस सॉरी उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होती है। ये किस साइंटिस्ट ने बोला था? हाँ, श्रुति बिल्कुल सही आंसर है। और इसके अलावा ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें से इस रूल से भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब इसमें से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, हाँ अंबिका राइट आंसर है। 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 मार्क्स के ज्यादा। तो इसका आंसर है फर्स्ट, हार्डी सुलजे रूल। इसे याद कर लो। देखो, हार्डी सुलजे रूल ये बताया था आपको कि जैसे ही क्या हुआ, ग्रेटर द वैलेंसी, वैलेंसी अगर ज्यादा होगी तो उसकी जो कोगुलेटिंग पावर है वो भी ज्यादा हो जाएगी। ये रूल है हार्डी सुलजे रूल, ठीक है? तो ग्रेटर द वैलेंसी हायर इज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयंस, ठीक है? इज कॉल्ड हार्डी सुलजे रूल। याद करो इससे साथ साथ में, ये क्या रूल है कि जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी उतनी उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन रूल ना पूछ के इनडायरेक्टली भी पूछ लेता कई बार कि नेगेटिव सॉल्व है, सपोज करो, अच्छा टाइम कम है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, ठीक है? ऑफ कर रहा हूं मैं, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।